वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद पास हुआ। हमारे साथ आनंद मोहन पूर्व सांसद मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या असर आप देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में इसके पूर्व क्या स्थिति थी। मैं एक बात बताऊं कि नीतीश कुमार जी के सेकुलरिज्म पर इस बिल को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अब अल्पसंख्यक इनको मत नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, और उनके दम पर ये खड़े थे। कुछ संगठनों ने भी कहा, और सेकुलरिज्म पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सारी सेकुलर पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए इन सवालों पर। तो मैं ये कहूंगा कि क्या इसके पहले वो खड़े नहीं थे? क्या इसके पहले महागठबंधन कोई था या नहीं था? इसके पहले पोलराइजेशन की कोशिश हो रही थी या नहीं हो रही थी बीजेपी के नाम पर? इसके पहले जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं नीतीश जी पर, आप उनसे पूछिए कि 2010 में इसी संसद में आपके पूज्य पिताश्री आदरणीय लालू जी बोले हैं कि नहीं? उनका तो साक्ष्य है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये तो है सामने कि उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये लुंज पुंज बिल है, ये जो बिल है ये ढुलमुल आपका ये कानून है, आप सख्त कानून लेके आइए। उन्होंने उदाहरण दिया कई पटना के स्थलों का जहां वक्फ बोर्ड ने औने पौने में जमीनें दे के मॉल और क्या क्या खड़ा कर लिया, 5 स्टार होटल और मॉल औने पौने दर पर। तो ये उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि इसको जो है निजी वो एक संपत्ति मान के कुछ लोग वो कर रहे हैं, तो इस पर आप सख्त से सख्त कानून लाइए। अभी तो हम पास कर रहे हैं लेकिन सख्त कानून की जरूरत है। तो 2010 में जो लालू जी ने कहा, 2025 में उन्हीं की बात को मोदी जी ने पूरा कर दिया। अब वो चिल्पो मचा रहे हैं लोगों को तुष्टीकरण की दृष्टि से। लेकिन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत सेकुलरिज्म पर नहीं है। वो इसलिए वो जान रहा है कि कोई जमात किसी कारण से बीजेपी से गठबंधन के कारण हो या अन्य जो भी कारण हो, उनको वोट नहीं करता। 11 विधायक का टिकट वो देते हैं, 11 हार जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ समझौता करते हैं? बीएसपी से जो जीत के आया है जमा खान, उनको पार्टी में शामिल करके मंत्री पद दिलाते हैं, सम्मान देते हैं और अल्पसंख्यकों की पूरी जिम्मेवारी उन पर सौंप देते हैं। वो जानते हैं कि हमको वोट दे या नहीं दे, लेकिन वो खालिद अनवर साहब को खोज के लाते हैं और उनको एक बार नहीं 2-2 बार एमएलसी बनाते हैं, रिपीट करते हैं। ये नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म है। नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म का सबसे बेहतर उदाहरण है कि अंबेडकर साहब जहां रुक गए अल्पसंख्यकों पर कलम उठाने की, उनको आरक्षण देने की, जहां उन्होंने पेशकश नहीं की, तो पिछड़ों को, पसमानदा समाज जो दलित उसमें है मुसलमानों में, तो बीपी सिंह आए। बीपी सिंह ने पिछड़ों को दिया 2 कदम आगे बढ़ के, लेकिन 4 कदम आगे बढ़ के नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों को पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार बिहार में नौकरियों में आरक्षण, राजनीतिक सामाजिक आरक्षण। आज सीना ठोक के लोग कहता है कि मैं जिला परिषद हूं, मैं प्रमुख हूं, मैं उप महापौर हूं, मैं महापौर हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं नगर परिषद का चेयरमैन हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख हूं। ये किसकी देन है? क्या नीतीश कुमार के स्टैंड में बदलाव आया है? आपने कहा कि 11
लोगों को टिकट दिया नीतीश कुमार, लेकिन 11 के 11 लोग चुनाव हार गए। क्या मुसलमान नीतीश कुमार को इतना कुछ करने के बाद भी वोट नहीं देता है? देखिए, हमने कहा कि जो भी कारण हो, ये तो हारे। आज इसके बावजूद उनके मन में कटुता नहीं है किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म विशेष के प्रति। कोई उनके मन में घृणा, नफरत की बात नहीं है। और इसलिए वो बड़ी उदारता से जो झगड़ों का जड़ था, कब्रिस्तान, गांव-गांव में फसाद का जड़, सारे अपने शासनकाल में सारे कब्रिस्तानों का उन्होंने घेराबंदी कराई। ये सब भागलपुर का दंगा जो कथित सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस के राज में हुआ और लालू राबड़ी जी के राज में उसको दबाया गया। उस फाइल को बाहर निकाल के सजा करवा के, बिल में छुपे लोगों को सजा करवा के दंडित करने का काम ये नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ। इसलिए आप इससे कोई मतलब नहीं कि क्या होता है, लेकिन जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हैं वो ठगने के अलावा और कुछ नहीं करते। टिकट बंटवारे का समय आता है तो आधी टिकटें बिहार की 40 में लगभग आधी टिकटें एक जात को मिलती है, और MY समीकरण का नारा देने वाले लोग 4 तक जाने में चूक जाते हैं। तो ये सब उदाहरण है जीता जागता, उसको समझाने की और बताने की विस्तार में जरूरत। बिल के पास होने के बाद JDU के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। कई जिलाध्यक्ष हैं, 2 जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। कौन से जिलाध्यक्ष? देखिए, एक आध लोग ऐसे होता है इन सवालों पर। बहुत तरह का एक्शन रिएक्शन अभी इन सवालों पर होगा, लेकिन जब लोग समझेंगे, सारी बातों के जड़ में जाएंगे, हकीकत को समझेंगे, तो लोग साथ आएंगे। इससे पहले अमूमन ऐसा होता था कि JDU बीजेपी के साथ रहती भी थी तो विवादित मुद्दे को परे रखकर बीजेपी आगे बढ़ती थी, लेकिन ये क्या लगता है आपको कि JDU आगे बढ़ती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विवादित मुद्दे पर कई JDU के 1-2 सांसदों का नाम बताना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर व्हिप जारी नहीं होता तो मैं विरोध में वोट देता। ये सब आप लोग के छानबीन का विषय है। मुझे इस पर जो कुछ कहना था मैंने कहा, और आगे कुछ हो तो बताएं। एक पप्पू यादव का बयान, काफी विवादित बयान सामने आया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो जमींदार हैं, क्या उनके बाप की जमीन है? उन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता करके वो जमीन पाई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि ये कुछ दशक की बात नहीं है। जो जमींदारी की बात उठ रही है वो उनका उदाहरण दे रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जो कहते हैं जमीनें अपने बाप के यहां से लाए थे, हमने अपने पुरुषार्थ से आधी दुनिया जीती थी। आधी दुनिया पर परचम अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता से हमने हासिल की। जमीनें कोई आए हैं हमसे लिए हैं, यह कौन का बता दिया? मैं सदियों पुरानी बात कह रहा हूं। जब राष्ट्रीय यज्ञ होते थे, जो घोड़ा रोका तो युद्ध होता था, नहीं रोका तो वहां तक विस्तार जाता था हमारा। ये किसने कहा दिया कि जमीनें किसी और की थी? और वो ये सब ये कुछ दशक पहले की बात करते हैं, जब अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज जब आए तो बंगाल प्रेसिडेंसी जब थी, जब दिल्ली नहीं था मुल्क की राजधानी, वो उतरे थे और कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर होता था, राजधानी हुआ करता था। अंग्रेजों के सर्वे के अनुसार 94,000 जो जमींदार थे, स्टेट हुआ करते थे, उसमें सर्वाधिक भूमिहार और ब्राह्मण थे। 23,000 के आसपास उसमें राजपूत थे। 94,000 उनकी संख्या थी। 23,000 के आसपास उसमें राजपूत थे। 6,000 के आसपास उसमें कोयरी कुर्मी थे। 200 उसमें पासवान यानी दुसाद थे। सैकड़ा से अधिक उसमें चमार थे, जो रविदास होते हैं। उसमें सलाउद्दीन साहब जैसे नवाब थे।
बहुत जगह का आपको रामपुर के नवाब थे, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की मैं और बिहार में बख्तियारपुर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे नवाब थे, मुसलमान थे। ये हर जाति हर वर्ग के थे लोग। ये एक जाति को अपने खुद वो कहते हैं, यादवों में मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ मुरहू, जहां से वो आते हैं मधेपुरा, मुरहू एस्टेट यादवों का था, रानीपट्टी एस्टेट यादवों का था, प्रसादी एस्टेट जो दरोगा प्रसाद जी का था वो यादवों का था। ऐसे सैकड़ों एस्टेट थी, दर्जनों नहीं सैकड़ों। जो बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जो यादवों की एस्टेट थी, वो स्वयं कहता है कि मैं खुर्दा एस्टेट से आता हूं। खुर्दा का भी उसमें जिक्र है, मैं आपको कहिएगा, मैं भेज दूंगा प्रूफ। तो और वो कहता है कि हम 9,000 बीघा के मालिक थे, मेरे दादाजी निकलते थे और अपने गांव से भागलपुर जो जिला हेडक्वार्टर था वहां तक अपनी ही जमीन में अपनी ही बैलगाड़ी से वहां पहुंचते थे, कूट करके लौटते थे। तो मैं कह रहा हूं ये 9,000 बीघा जमीन आपने कहां से लाए? जो तरीका आप बता रहे हैं वो मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्यों खोल के बोलिए कि अंग्रेजों की दलाली उन्होंने बोला है। जिस तरह से लोगों ने सदन में बोला, मैं आज लवली आनंद हमसे बात कर रही थी, वो स्पीकर से मिलने जा रहे, कि क्या सदन इसकी इजाजत देता है? ये जो हमारा लोकतंत्र है, संविधान है, वो सीधा सीधी स्पष्ट कहता है कि आप अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से आप सदन में इसका ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि आप अपने आचरण से किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म, किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये हम जाते ही ओथ लेते हैं। क्या हो रहा है सदन में? क्यों मूक दर्शक हैं सभापति से लेके और लोकसभा के स्पीकर तक? ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये गाली गलौज का अड्डा है? सदन की गरिमा कहां चली गई? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? कोई उठ करके आता है, एड़ा गेड़ा नतू करो खेरा और महापुरुषों पर कुछ भी बोल के चला जाता है, किसी जाति को ठेस पहुंचा के चला जाता है, किसी को कटुआ कहा जाता है, किसी को गद्दार कहा जाता है। ये क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो ये लोकतंत्र नहीं चलने वाला है। पप्पू यादव को सदन में माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पे। बिल्कुल, हर व्यक्ति को गलती मान के ही लोग बड़ा हुआ है। इस देश में एक व्यक्ति का नाम गांधी था, वो महात्मा गांधी बन गए तब जो अपनी गलतियों पर वो पश्चाताप किए, सार्वजनिक माफी मांगे। हम लोग के गुरुजी हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण, अगर उनसे कोई चूक होती थी तो वो गलती मानते थे। आज हमको एक लोगों ने क्लिप भेजा पप्पू यादव का, उसने गलती मानी है बाहर, सदन के बाहर, कि कल अगर कोई व्यक्ति की जहां भी इशारा हो, अपोज तो हम ही किए थे, तो कोई व्यक्ति या कोई जाति बिरादरी अगर हमारे किसी संवाद से आहत हुआ है तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये अच्छी बात है। रामजी लाल सुमन जी चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, जिनके हम शिष्य हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा तो सार्वजनिक तौर पर या फिर सदन में माफी मांगनी चाहिए। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। इतिहास की पर कोई भी उंगली उठाने, टिप्पणी करने के बाद 100 बार इतिहास को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। किसी महापुरुष जो आजादी, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक हो, ऐसे व्यक्ति पर आप आकर के कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। राणा सांगा बाबर को बुलाए, बाबर ने बाबरनामा लिखा, कभी नहीं लिखा है बाबरनामा में। हम चैलेंज करते हैं कि मैं आमंत्रण पर, राणा सांगा के आमंत्रण पर मैं हिंदुस्तान आया, कहीं लिखा हुआ नहीं है। राणा सांगा जब इब्राहिम लोदी से हम लड़ रहे थे तो राणा सांगा ने हमें साथ नहीं दिया, ये लिखा है। और कौन लिखा है? बाबर ने लिखा है। और बाबर ने राणा सांगा की प्रशंसा में, राणा सांगा अगर हारे, लोदी हारे उनसे, तो दिल्ली प्रशासन किया क्या? किसका खौफ था?
कि मेवाड़ की तरफ मुड़ के नहीं देखा। वो राणा सांगा थे जो उस बदन में 100 घाव खाने के बाद एक आंख, एक हाथ, एक पांव गंवाने के बाद भी लड़ता रहा। तोपों के जहानों में घुस के तोपों और बंदूकों बारूदों के बीच तलवारों से, तीरों से, भालों से मुकाबला किया और गाजर मूली के तरह काटा। ये इतिहास उसका साक्षी है। आप आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अगर राणा सांगा जैसे लोग नहीं होते तो आप नहीं होते, आपका नाम राम जी लाल सुमन नहीं होता। कहां से शुरू करते हैं? राम जी लाल, ये नहीं होता। इसलिए ये वक्त आ गया है कि जिसको लेके पूरे देश में विवाद चल रहा है, घमासान मचता है, ऐसे विवादों को लेकर, विवादास्पद बयानों को लेकर वैमनस्यता अगर देश में बढ़ रहा है तो इस पर तत्क्षण रोक लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।